नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बरेली से खबर है, घर में 3 शव मिलने से सनसनी मची है। एक ही परिवार के 3 लोगों का शव उनके घर में मिला है। आपको बताएं, पति पत्नी और 2.5 महीने की बच्ची का शव मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फतेहगंज पूर्वी के उत्तम नगर कॉलोनी की ये वारदात है। एक ही परिवार के 3 लोगों का घर में शव मिला है। पति पत्नी और 2.5 महीने की बच्ची, घर के भीतर शव मिला है। क्या जानकारी है, जानते हैं सहयोगी अनूप मिश्रा से। अनूप, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आपको बता दूं, प्रयागराज के बाद अब बरेली में भी इस तरीके का मामला सामने आया, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों के शव घर के अंदर मिले हैं। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ। इलाके के सभी लोग मौके पे पहुंच गए हैं, क्योंकि घनी बस्ती है, वहां पर सभी लोग पहुंच गए। इस तरीके की घटना जैसे उनकी जानकारी में आई, मौके पे पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। एसएसपी से जानकारी ली गई है। एसएसपी से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस सीओ मौके पे पहुंचे हुए हैं, एसडीएम मौके पे जा रहे हैं और थाना की पुलिस भी मौके पे पहुंच रही। जानकारी मिली है कि 3 मियां बीबी और उनकी 2.5 माह की बच्ची का शव कमरे के अंदर पड़ा मिला है। इसके बाद परिजन जो है वो हत्या की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पे जांच कर रही है। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड भी मौके पे पहुंच रहा है। तो अब देखना यह है कि ये मामला क्या है, हत्या है या आत्महत्या है। और अगर आत्महत्या भी की है तो क्या वजह है आत्महत्या के पीछे की। एक पूरा बिल्कुल अनूप, बेहद गंभीर और दर्दनाक ये पूरा मामला है, जहां 2.5 साल की बच्ची का भी शव मिला है। क्या ये आत्महत्या है या फिर हत्या है? इन तमाम मामलों पे जो परतें हैं वो जांच के बाद ही खुल पाएंगी। आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अनूप, फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। और मायावती अखिलेश यादव में जुबानी जंग जारी है। मायावती ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। बसपा से किसी नेता के पीएम बनने पर मायावती का क्या कहना है? अखिलेश को बचकाने बयान देने से बचना चाहिए, ये कहती है मायावती। ट्वीट करके उन्होंने निशाना साधा है। अखिलेश कई पार्टियों से गठबंधन करके भी सीएम नहीं बन पाए, ये भी कहा है मायावती ने। और जो उनका ट्वीट सामने आया है उसके क्या पॉइंट्स हैं वो हम रख दें आपके सामने। देखिए, सपा मुखिया यूपी में मुस्लिम व यादव समाज का पूरा वोट लेकर तथा कई पार्टियों से गठबंधन करके भी जब अपना सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सके तो फिर वो दूसरों का पीएम बनने का सपना कैसे पूरा करेंगे? आगे भी ट्वीट करती हैं मायावती, लिखती हैं, इसके साथ ही जो पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव में बीएसपी से गठबंधन करके भी यहां खुद 5 सीटें ही जीत सके, वो फिर बीएसपी की मुखिया को कैसे पीएम बना पाएंगे? अतः इनको ऐसे बचकाने बयान देने बंद कर देने चाहिए। तो बैक टू बैक ट्वीट है ये मायावती का, और एक साथ उन्होंने निशाना साधा है अखिलेश यादव पर। और भी आगे लिखती हैं, इसके साथ ही मैं आगे सीएम व पीएम बनूं या न बनूं, लेकिन मैं अपने कमजोर व उपेक्षित वर्ग के हितों में देश का राष्ट्रपति कतई नहीं बन सकती हूं। अतः यूपी में सपा का सीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। आपको बताएं, कल ही मैनपुरी में जब अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था कि बसपा का वोट बीजेपी में जाता है ताकि मायावती राष्ट्रपति बन सके, इस पर पलटवार करके ट्वीट की झड़ी है मायावती की तरफ से। आइए अब आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव ने आखिर मायावती को लेकर कहा क्या था। जो उन्हें सम्मान, हक मिलना चाहिए था, शायद भारतीय जनता पार्टी उस हक और सम्मान को छीन रही है। ये भी बहुजन समाज पार्टी को याद रखना चाहिए। खुशी है इस बात की, और मैं तो चाहता भी था, पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग देखते कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। तो एक बयान, उसके बाद ट्वीट से पलटवार, कुल मिलाकर के यूपी की सियासत में हलचल है। किस तरीके से देखा जाए इस हलचल को, समझते हैं। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी से जुड़ेंगे और लखनऊ में किस तरीके की चर्चा होगी अब इस ट्वीट के बाद। विवेक, देखिए, एक तरफ वार, दूसरी तरफ पलटवार, क्या मायने निकाले जाएं इसके, और किस तरीके से अब सियासी पार्टियां इस पूरे संवाद को देख रही होंगी? देखिए स्नेहलता, 2024 की तैयारी है पूरी। ये लड़ाई 2024 की है। विधानसभा चुनाव में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, पूरी तरह से उनकी स्थिति सभी ने देखी। समाजवादी पार्टी थोड़ा बड़ी है तो उसको लग रहा है कि अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ सकते हैं, अभी वो फाइट में है। जबकि बसपा को लग रहा है कि वो तो एकदम एक तरह से जो 2017 का चुनाव हुआ था उसमें भी साफ हो गई थी, और 2022 का चुनाव उसमें सिर्फ 1 सीट मिली है विधानसभा चुनाव में। तो अब
बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव की तरफ देख रही है। इससे पहले जब मायावती ने जो ट्वीट किए हैं, चूंकि लगातार अगर अखिलेश यादव को देखें तो उन्होंने कहा था कि हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। मायावती बहुत समय शांत पड़ी रही, चुनाव में भी उन्होंने बहुत ज्यादा हलचल नहीं की, बहुत ज्यादा गतिविधियां नहीं की, चुनाव प्रचार को भी बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं किया। ये चर्चा है लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में। ऐसे में वो अपने आप को एक तरह से सक्रिय कर रही हैं पूरी तरह से, कि राजनीतिक रूप से सक्रिय हो और एक मैसेज दिया जा सके। चूंकि दलित वोट बैंक खिसक रहा है तेजी से, बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के पास जा चुका है। और अखिलेश यादव ने इसी को लेकर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि इसलिए रोक रही हूं कि अब मायावती की स्ट्रैटेजी है क्या, रणनीति है क्या? बीजेपी में उनका वोट जाता है खिसक करके, लेकिन वो पलटवार अखिलेश यादव पे करती हैं। उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, मुस्लिम और यादव जो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, उसमें से मुस्लिम वोट बैंक भी बहुजन समाज पार्टी के पास अच्छा खासा हुआ करता था। लेकिन वो अब चूंकि सब देख रहे हैं, जो इस समय जो ट्रेंड है वो ये है कि जो जीत रही है पार्टी उसको वोट दिया जाए। अब कोर वोट बैंक जो होता है वो कॉन्सेप्ट ही लगभग भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में खत्म कर दिया था। जो जातीय राजनीति थी, जो दलित थे, पीड़ित थे, शोषित थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। मायावती का वोट बैंक खत्म हो गया। मायावती की रणनीति है कि इस तरह से अपने वोट बैंक को बचाया जाए, किसी तरह से ये कोशिश की जाए कि जो दलित वोटर्स दूसरी तरफ खिसक के जा रहे हैं, भाजपा में चले गए हैं, कुछ हिस्सा उसका समाजवादी पार्टी में भी चला गया है, कुछ हिस्सा कांग्रेस में भी चला गया है, उस वोट बैंक को वापस लाया जाए। 2024 के लिए एक तरह से अपने आप को प्रभावी तरीके से वो प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है, एक बड़ी लीडर के रूप में। अखिलेश यादव ने कहा कि उनको राष्ट्रपति बना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति नहीं, मैं प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनूंगी। जब उन्होंने अखिलेश यादव की इस बयान की प्रतिक्रिया दी थी तब ये कहा था, हालांकि आज जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया है कि मैं राष्ट्रपति या माफ कीजिएगा, मैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनूं या ना बनूं, लेकिन राष्ट्रपति तो नहीं बनूंगी। अपने दलितों के लिए जो उनका कोर वोट बैंक है उसके हितों की लड़ाई के लिए मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगी। ये लड़ाई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन के ही लड़ी जा सकती है। तो प्रधानमंत्री का पद उन्होंने अपने इस ट्वीट में बताया है, यानी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसके लिए वो क्या रणनीति अपनाएंगी, क्या तैयारी अपनाएंगी। हालांकि उनके पास जो संगठन है वो इस समय छिन्न भिन्न हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से एक बार फिर से ये कहा जाए कि नई शुरुआत कर रही है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मायावती एक बार फिर से अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है, दलितों के नेता के रूप में एक चेहरा बनने की फिर से कोशिश कर रही है। और इस ट्वीट से ये भी साबित होता है कि वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को भी अट्रैक्ट करना चाहती हैं, क्योंकि पहली लाइन में लिखा है यादव व मुस्लिम वोट लेकर भी। ये इस लाइन से वो जरूर संदेश देना चाहती हैं कि सीएम नहीं बन पाने वाला। और तमाम चीजों पर किस तरीके से आप रिएक्शन भी आएगा, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जो आपने जानकारी दी, शुक्रिया विवेक। आगे बढ़े और बात करते हैं, अखिलेश यादव ने प्रदेश में हो रही बिजली कटौती पर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार यहां सबसे ज्यादा बिजली कटौती कर रही है जहां सपा के समर्थक रहते हैं। सरकार चुन चुन करके सपा समर्थकों के घर की बिजली काट रही है, ये बड़ा आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। कहते हैं कि जहां जहां सपा के समर्थक ज्यादा हैं, या यूं कहें जहां पर सपा ने जीत दर्ज की है, वहां पर बिजली की कटौती ज्यादा हो रही है। इसी के साथ उन्होंने निशाना साध दिया है ना सिर्फ बिजली कटौती पर, बल्कि सपा समर्थकों के साथ ज्यादती और भेदभाव भी, ये आरोप लगाया। ये जो उन्होंने कहा है वो सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिजली की कटौती है, और खासकर उन इलाकों में जहां पर समाजवादी पार्टी का वोटर रहता है, वहां पर बड़े पैमाने पर बिजली काटी गई है और आज भी बिजली नहीं मिल रही है। बिजली के साथ साथ सरकार ये कह रही है कि इनके टारगेट है कि 100 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। आप प्रतिदिन 100 लोगों की बिजली काटिए और उन पर कार्रवाई करिए। बिजली तो बनाना दूर, और मैं तो कहता रहा हूँ कि बिजली को बनाने के कितने कारखाने लगाए बीजेपी, ये बताए। डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली और यूपी ने मिलकर के कितनी बिजली के कारखाने बनाए हैं। तो यूपी पर पावर कट का संकट मंडरा रहा है। गांव में 8 घंटे तो तहसीलों में 6 घंटे और शहर में 5-5 घंटे का पावर कट हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि पावर प्लांट में भी कुछ दिन का ही कोयला बचा है। आज जब सब बिजली संकट को लेकर के इस तरीके की बातें चल रही हैं या इस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो एबीपी गंगा ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से सवाल पूछा, तो उन्होंने इस संकट पर तकनीक से भरा भारी भरकम जवाब दे दिया। लेकिन ये संकट कब तक खत्म होगा ये नहीं बताया। अब सवाल ये है ना कि अप्रैल में ये हाल है तो मई जून में क्या होगा।
बिजली का अंधेर का कब खत्म होगा का? खत्म हो रहा है कोयला, अंधेरे में आपका जिला। एक तरफ गर्मी की मार, दूसरी तरफ बिजली की कटौती से हाहाकार, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे पर बिजली के संकट ने चिंताओं के बादल मंडरा दिए हैं। गांव में 24 घंटे में से सिर्फ 16 घंटे बिजली आ रही है, 8 घंटे बिजली छूमंतर हो जा रही है। वहीं तहसीलों का हाल भी बुरा है, जहां 6-6 घंटे के पावर कट ने त्राहिमाम मचा दिया है। नगर पंचायतों में 6.25 घंटे की कटौती हो रही है, जबकि बुंदेलखंड में 7-7 घंटे तक बिजली नहीं आ रही है। और मुश्किल ये है, कहीं से राहत वाली खबर नहीं आ रही है, क्योंकि जब एबीपी गंगा ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से पावर कट के बारे में पूछा तो उन्होंने तकनीकी से भरा फैक्टर तो बता दिया, लेकिन ये संकट कब तक खत्म होगा इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। स्तरों पे एक तो तकनीकी और प्राकृतिक कारणों से जो हमारे उत्पादन बंद हो गया था उनको शुरू करना, जो क्षमता वृद्धि है उसे करना, सारे फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं। रात दिन हमारे बिजली कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं। मैं उनको शाबाशी देता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि जनता की सेवा में वो रात दिन लगे हैं। समस्या, जनता की जो कठिनाई है वो कम होगी, कम से कम उनको सहन करना पड़ेगा और आने वाले कुछ ही दिनों में परिस्थिति एकदम सामान्य हो जाएगी। अगर आसान भाषा में समझें तो यूपी में रोजाना कुल 22,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन मिल सिर्फ 19,250 मेगावाट बिजली ही रही है। मतलब जरूरत और सप्लाई में एक बड़ा गैप आ गया है। बिजली के साथ साथ सरकार ये कह रही है कि इनके टारगेट है कि 100 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। आप प्रतिदिन 100 लोगों की बिजली काटिए और उन पे कार्रवाई करिए। बिजली तो बनाना दूर, और मैं तो कहता रहा हूँ कि बिजली को बनाने के कितने कारखाने लगाए बीजेपी, ये बताए। डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली और यूपी ने मिलकर के कितनी बिजली के कारखाने बनाए हैं। वहीं पावर प्लांट के पास कुछ दिन का ही कोयला बचा है, जिसमें ओबरा पावर प्लांट के पास 6 दिन, हरदुआगंज पावर प्लांट और परीक्षा पावर प्लांट के पास सिर्फ 4-4 दिन का ही कोयला बचा है। ये संकट इसलिए भी है कि यूपी में 3,615 मेगावाट क्षमता वाली इकाइयां बंद पड़ी हैं, जिससे अप्रैल से अब तक 28 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन का नुकसान हुआ है। हालांकि बिजली के संकट से निपटने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कदम उठाने का दावा कर रही है। ऐसे में कोयले की सप्लाई न रुके, इसके लिए रास्ते में आने वाली 8 ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है, जिसमें बरेली प्रयागराज 14308, प्रयागराज बरेली 14307, लखनऊ मेरठ ट्रेन 22453, मेरठ लखनऊ ट्रेन नंबर 22454, बरेली रोजा 04380, रोजा बरेली 04379, काठगोदाम मुरादाबाद 05331, मुरादाबाद काठगोदाम ट्रेन नंबर 05332 शामिल है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बिजली के संकट से आखिर राहत कब तक मिलेगी, क्योंकि अभी तो अप्रैल का ही महीना है। अगर मई तक राहत नहीं मिली तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बड़ी खबर मिल रही है, सपा विधायक आशुतोष मौर्य राजू ने बिसौली बिजली घर में कर्मचारी को पीटा है। खबर मिल रही है कि गुर्गों के साथ पहुंचे थे सपा विधायक और बिजली घर में तोड़ फोड़ भी की है। आधा दर्जन से अधिक लोगों के साथ बिजली घर पहुंचे थे और बिसौली के सपा विधायक आशुतोष मौर्य ने तोड़फोड़ की है, मारपीट की है। उससे जुड़ा वीडियो भी सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी विधायक की गुंडई से बिजली कर्मचारियों में रोष है और देर रात बिजली घर में तोड़फोड़ की थी, जिसकी तस्वीरें आई हैं। भरत शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं और जानकारी लेते हैं। भरत, ये अभी एक्शन क्या लिया गया है और ये किस तरीके की तस्वीरें हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये शाम की शायद रात की घटना है। बिजली की अनियमितता तो पूरे प्रदेश भर में सभी जगह चल ही रही है इस समय, मगर इसमें क्या था, सपा विधायक आशुतोष मौर्य बिजली घर पहुंचे, उन्होंने वहां के जो कर्मचारी हैं उन लोगों के साथ अभद्रता की और जिस तरीके का वीडियो में सब चीजें दिखाई दे रही हैं। और अभी तक हालांकि किसी ने भी कार्रवाई, वीडियो का सत्यापन हुआ है, पुष्टि है, ये वीडियो सही है? जी हाँ, वीडियो सही है। आशुतोष मौर्य ही है और उनके साथ कई लोग हैं। जो वीडियो बना रहा है उसको रोकने की भी कोशिश करी है, उसके साथ कुछ ऐसा भी हुआ, धक्का मुक्की हुई। बिजली घर के कर्मचारियों ने क्या कोई शिकायत दर्ज कराई है?
अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं, हालांकि शायद उन्होंने अभी कोई आगे की क्या कार्रवाई हुई अभी इसके बारे में कोई जानकारी भी है होनी चाहिए। अब देखिए, अब विधायक हो या कोई भी हो, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, इसकी भरपाई भी आम जनता के टैक्स से दिए हुए पैसे से ही होगी। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जहां पर जाइए, गुस्सा दिखाइए, तोड़ फोड़ करके चले आइए। अब इस पर एक्शन क्या होगा, आप नजर जरूर बनाए रखिएगा। बिल्कुल बहुत ज्यादा शर्मसार स्थिति है और ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि बिजली की व्यवस्था जिस तरीके से, कर्मचारी कोई नहीं चाहता कि इस तरीके से की परेशानी हो जनता के लिए, लेकिन इन्होंने विधायक होने के बावजूद इस तरीके का कदम उठाया, ये चीज बहुत गलत है। बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा कि आगे एक्शन क्या लिया जाता है। ये तस्वीरें हैं बदायूं की और बिजली घर में जाकर के कर्मचारियों की पिटाई की, तोड़फोड़ किया है सपा विधायक ने। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुजफ्फरनगर में, जहां चोरी का मामला सामने आया। यहां एक कपड़े की दुकान में बुरके में दाखिल हुई महिलाओं ने दुकान से ही कीमती कपड़े चुरा लिए और चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में लगे कैमरे में भी कैद हो गई हैं। आप देखिए किस तरीके से तस्वीरों में महिलाएं बुरके में आती हैं और धीरे से कपड़े पर हाथ साफ करती ये तस्वीर भी सामने आ गई है। देखिए, इस वक्त खरीदारी का माहौल है, ईद के मद्देनजर भीड़ ज्यादा है दुकान पर, लेकिन इसे भाप करके ये दो महिलाओं की तस्वीरें आई हैं। हालांकि अब ये बुरके के भीतर महिलाएं ही हैं, ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, तस्वीरें यही तस्दीक करती हैं सीसीटीवी की।